student, I welcome to you all in your YouTube channel. मैं अनुष्का शुक्ला and I will teach you math here. So last lecture में हमने complete किया था set theory को, उसमें मैंने कुछ basic questions आपको बताए थे और इस lecture में हम लोग करने वाले हैं relation and function को। तो relation and function हम इस lecture से start करेंगे और questions की series हम last में लेके आएंगे जब हमारे सारे के सारे chapters जो होंगे वो complete हो जाएंगे। तो रिलेशन एंड फंक्शन में हम आज स्टार्ट करने वाले हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। आप अगर बुक खोल के देखेंगे तो आपको पहला टॉपिक यही दिखेगा कि हाँ पहला टॉपिक में हमें मिल रहा है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट हम स्टार्ट करने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन के पहले लेक्चर में। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ने से पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। सेट में ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा। तो ऑर्डर्ड पेयर की डेफिनेशन मैं लिख दूं, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, अगर हमारे पास ए एंड बी दो सेट हैं एंड स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, देन ए कॉमा बी is known as ऑर्डर्ड पेयर। ये क्या होगा हमारा ऑर्डर्ड पेयर। अब मतलब क्या हुआ इसका, अगर हमारे पास दो सेट हैं ए और बी और स्मॉल ए बिलोंग करता है कैपिटल ए से एंड स्मॉल बी बिलोंग करता है कैपिटल बी से, देन अगर हम ए और बी को इस फॉर्म में लिखते हैं तो इसी को हम ऑर्डर्ड पेयर बोलेंगे। अगर इसमें और भी कई सारे एलिमेंट हैं, इसमें सी आ रहा है, इसमें डी आ रहा है, तो सी डी लिख दें, वो भी एक ऑर्डर्ड पेयर को फॉर्म करेगा। अगर मैं एग्जांपल लेके आपको बताऊं, कैपिटल ए ले लेते हैं, कैपिटल ए में हमारे पास है ए, डी लेते हैं और बी में हमारे पास है सी कॉमा बी, राइट। तो अगर हम इसका कार्टेशियन ऑर्डर्ड पेयर देखें तो ए पहला जो कोऑर्डिनेशन होगा ऑर्डर्ड पेयर का वो ए से आएगा, दूसरा कोऑर्डिनेशन आपका बी से आएगा। बी में आप चाहें तो पहले सी को भी ले सकते हैं, हम पहले बी को भी ले सकते हैं। तो ए कॉमा सी, तो ए जो है आपका क्या है फर्स्ट कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, किसका एलिमेंट है ए का, और दूसरा किसका एलिमेंट है बी का। तो इसे हम कहते क्या हैं फर्स्ट ए को क्या बोलेंगे हम लोग, ए क्या होता है, ए होता है फर्स्ट कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का पहला कोऑर्डिनेशन हम जानते हैं, कोऑर्डिनेशन आप सबको पता होगा आई होप। तो बी क्या होगा, बी होता है सेकंड कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ए होगा आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एंड बी होगा सेकंड कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। आप इस तरीके से कई सारे ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हैं। और एक बात मैं और आपको बता दूं, ए कॉमा सी इज नॉट इक्वल्स टू सी कॉमा ए, ये दूसरी बात हो जाएगी जो हम आगे अभी समझने वाले हैं। तो आप ए कॉमा सी को सी कॉमा ए लिखने की कोशिश बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि इसमें आपका कोऑर्डिनेशन चेंज हो रहा है, ए आपका सेकंड कोऑर्डिनेशन बन जा रहा है और इसमें सी जो है आपका वो फर्स्ट बन जा रहा है, तो इस वजह से ये कभी इक्वल नहीं होंगे। तो आप इसको नोट करिए, फिर मैं बताती हूँ कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट होता क्या है। अब हम करने वाले हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट होता क्या है। इसमें भी वैसे देखेंगे, इफ ए एंड बी आर टू सेट, हमारे पास ए और बी दो सेट है, राइट। तो इट हैज ऑल डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर। डिस्टिंक्ट मतलब क्या हुआ, डिस्टिंक्ट मतलब होता है डिफरेंट,
डिफरेंट समझ रहे हैं ना, ऑल डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर। इट हैज ऑल डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर एंड ए कह लीजिए या फिर फर्स्ट कोऑर्डिनेशन is an element of A and second coordination is an element of B. Element of B. So it is known as Cartesian product of A and B, and it is denoted by कैसे डिनोट करेंगे, A क्रॉस B से। अभी थोड़ा समझ लेते, ये तो मैंने पूरा लिख दिया आपको बिना समझाए भी समझते कि आखिर लिखा क्या गया है। तो ये डेफिनेशन आप जो है आप अपने आप से भी इसे लिख सकते हैं अगर आपको समझ में आ गया कि ये लिखा क्या गया है। इफ A एंड B आर टू सेट, अगर आपके पास दो सेट हैं, कौन कौन से, A एंड B, इट हैज ऑल डिस्टिंक्ट, इट मीन्स डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर। अगर इस सेट के पास डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर है, मैंने आपको बताया था एक ऑर्डर्ड पेयर अभी हमें मिला था A, C, A, B मिला था हमें, तो वो डिस्टिंक्ट थे ऑर्डर्ड पेयर। तो अगर हमारे पास डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर हैं इस सेट के पास, A एंड B के पास अगर डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर हैं, तो उसका फर्स्ट कोऑर्डिनेशन अगर A का एलिमेंट होगा, मैंने आपको बताया था A, B, where A belongs to A and B belongs to B. तो A क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, here A is representing first coordination और B क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, B कर रहा है सेकेंड कोऑर्डिनेशन। B हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है सेकेंड कोऑर्डिनेशन, राइट। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेशन इज एन एलिमेंट ऑफ ए, साफ साफ दिख रहा है फर्स्ट कोऑर्डिनेशन जो है वो ए का एलिमेंट है, ए से बिलोंग कर रहा है। एंड सेकंड कोऑर्डिनेशन इज एन एलिमेंट ऑफ बी, और सेकंड कोऑर्डिनेशन जो होगा वो बी का एलिमेंट होना चाहिए। तो उसे हम कहेंगे कि हाँ ये एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है। क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट, किसका, ए और बी का, राइट। जैसा लिखा हो बिल्कुल वैसे लिखना, ए और बी का है, और इसे डिनोट करेंगे ए क्रॉस बी से। अगर यही होता कि फर्स्ट कोऑर्डिनेशन इज एन एलिमेंट ऑफ बी, अगर पहला कोऑर्डिनेशन बी का एलिमेंट हो एंड सेकंड कोऑर्डिनेशन इज एन एलिमेंट ऑफ ए, तो इसे हम कहेंगे किसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा, बी क्रॉस ए का बनेगा, क्योंकि पहला एलिमेंट जो है या पहला कोऑर्डिनेशन उसका बी का होगा और सेकंड ए का होगा। अगर इधर लिख दें हम बी कॉमा ए, तो बी किस में से बिलोंग कर रहा है, बी बिलोंग कर रहा है हमारा बी से और ए बिलोंग कर रहा है हमारा ए से। तो यहाँ से क्या दिख रहा है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेशन ए की जगह पे किसका हो गया, फर्स्ट कोऑर्डिनेशन बी से आ गया और सेकंड कोऑर्डिनेशन ए का आ गया, तो क्या हो गया ये बी क्रॉस ए, राइट। जिसका जिसका एलिमेंट आपको दिखे, अगर पहले बी का दिख रहा है तो आप इधर पहले बी लिखिए, दूसरा आपको ए का दिख रहा है तो आप इधर ए लिखिए, अब बीच में क्या कर दीजिए क्रॉस, सिंपल ट्रिक। बी क्रॉस से अगर पहला बी का एलिमेंट है दूसरा ए का एलिमेंट है तो वो बी क्रॉस ए का फॉर्म बनेगा, और अगर पहला ए का है तो आप ए लिखिए, दूसरा किसका है बी का, बी लिखिए, क्रॉस लगा, ये ए क्रॉस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बी क्रॉस ए को। यहाँ पे आपको सिंपल सा क्या इंटरचेंज करना है यहाँ पे कि फर्स्ट कोऑर्डिनेशन इज एन एलिमेंट ऑफ बी कर देना है, यहाँ पे आपको बी करना होगा तब इसकी डेफिनेशन बनेगी, सेकंड कोऑर्डिनेशन इज एन एलिमेंट ऑफ ए कर देना है। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका हो जाएगा, आपका बी क्रॉस ए का हो जाएगा। आप ये सारा कुछ नोट करिए, फिर हम इसे एग्जांपल के थ्रू समझने वाले हैं। अभी एग्जांपल में जैसे हम ले लें, एक सेट हमारे पास है ए जिसके पास एलिमेंट है ए बी सी, और दूसरा सेट है हमारे पास बी जिसके पास एलिमेंट है डी
डी एफ एलिमेंट है। तो अगर हम करने वाले हैं ए क्रॉस बी को, देख लीजिए ध्यान से, पहले ए को लिखा है, मतलब ऑर्डर्ड पेयर में पहला कोऑर्डिनेशन किसका आएगा, ए का आएगा। अगर हम पहले बी को लिखते तो ऑर्डर्ड पेयर में पहला कोऑर्डिनेशन आपका बी का आता। तो हम लिख रहे हैं ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी क्या होगा हमारा, पहला कोऑर्डिनेशन ए का लेंगे, दूसरा बी का, फिर पहला कोऑर्डिनेशन ए का लेंगे, दूसरा बी का, पहला ए लिया, इसको थोड़ा सा मैं ठीक से लिख दूं, ए लिया, दूसरा बी का, तीसरा फिर दूसरे में हमने पहला ए का लिया, फिर दूसरा बी का लिया। अब फिर करेंगे, अब फिर पहले ए का लेंगे, दूसरा बी का, फिर पहला ए का और दूसरा बी का लेंगे। उसके बाद आ गया सी कॉमा डी, फिर सी कॉमा एफ, राइट। तो हमें इधर क्या मिला, ए क्रॉस बी करेंगे तो पहला जो कोऑर्डिनेशन आएगा, सब में आप देख सकते हैं सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर है। हमारे पास कितने ऑर्डर्ड पेयर हैं, 6 ऑर्डर्ड पेयर हैं इधर, 1 2 3 4 5 6। और ये निकालते कैसे, इधर 2 है इधर 3 है, 2 क्रॉस 3 करिए, आपके पास 6 आ गया। अगर आपको एग्जाम में कंफ्यूजन हो रही है कि मेरा कौन सा ऑर्डर पेयर छूट रहा है, कितने हैं, इतने होने चाहिए, इससे ज्यादा होने चाहिए, तो आप इससे देख सकते हैं कि इधर 2 है इधर 3 है, 2 क्रॉस 3 इक्वल्स टू 6, 6 हुआ, इससे होगा, राइट। तो देखिए सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर में आपको पहले क्या मिल रहा है, आपको पहले मिल रहा है कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर हुज एलिमेंट लाई इन सेट ए। पहले आपको क्या मिल रहा है, सारे का सारा वही मिल रहा है जो ए में लाई करता है, दूसरा जो बी में लाई करता है, राइट। ये ए क्रॉस बी के लिए, अगर ये बी क्रॉस ए के लिए करना हो तो बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए में इसका उल्टा हो जाएगा। पहले हम लेंगे किसका कोऑर्डिनेशन, पहले हम लेंगे कोऑर्डिनेशन ऑफ बी का, पहला कोऑर्डिनेशन बी में बी का आएगा, तो ये हो जाएगा डी कॉमा ए, फिर डी कॉमा बी, डी कॉमा सी, फिर आ गया एफ कॉमा ए, एफ कॉमा बी, और फिर आ गया एफ कॉमा सी। देखिए इधर पहला कोऑर्डिनेशन जो हमें मिल रहा है, पहला कोऑर्डिनेशन हमें बी का मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे बी है, तो पहला कोऑर्डिनेशन हमें बी का मिलेगा और दूसरा हमें मिलेगा ए का। ए का दूसरा मिल रहा है नहीं। अब ऐसे अगर एग्जांपल देखें हम लोग, ए के पास है 1 2 3 और बी के पास है 7 6। तो ए क्रॉस बी के लिए मैं बताऊंगी और बी क्रॉस ए का आंसर जो है आप मुझे कमेंट में देंगे, राइट। तो ए क्रॉस बी क्या होगा, ए क्रॉस बी हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट इसका लिखेंगे, सेकंड उसका, फर्स्ट ए का, सेकंड इसका, मतलब पहले आपको पहले को लेके इन दोनों के साथ में करना है, फिर दूसरे को लेके इन दोनों के साथ में करना है, फिर तीसरे को लेके इन दोनों के साथ में करना है। और हम पहले इसका क्यों ले रहे हैं, क्योंकि पहले यहाँ पे हमें ए क्रॉस बी दिखा हुआ मिल रहा है, तो ए क्रॉस बी हमें जो अगर दिखा हुआ मिलेगा तो पहला एलिमेंट हमारा क्या होना चाहिए, ए का होना चाहिए। फिर मिलेगा 2 7 2 6, राइट। फिर मिलेगा 3 7 3 6। अभी कितने ऑर्डर्ड पेयर हो गए, इधर भी ऑर्डर्ड पेयर हमारे 6 हो गए। अगर हमें B क्रॉस A करना हुआ तो क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, ये जो करेंगे ये आप करेंगे और आप करके मुझे कमेंट में ये बताएंगे, राइट। तो अब हम पढ़ने वाले हैं रिलेशनल फंक्शन को स्टार्ट करने वाले हैं। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है इतना ही था, जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तो आप इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करिएगा। मैं जब क्वेश्चंस की सीरीज लाऊंगी तब मैं उसमें से मस्त मस्त जो क्वेश्चंस होंगे मैं उनको सॉल्व करवाऊंगी, राइट। तो इतना आप लिखिए पहले। अब ये कुछ नोट पॉइंट है, किस पे बेस्ड है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट पे बेस्ड। ये कुछ नोट पॉइंट है जो आपके एग्जाम में एमसीक्यू के फॉर्म में या फिर अगर आप जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी कभी कभार पूछा जा सकता है कि अगर ये चीज, अगर एक सेट इसमें से ऐसा है तो दूसरा ऐसा है, तो क्या हमें रिजल्ट फाइंड आउट होगा, राइट। तो इसलिए मैं इसको बताने जा रही हूँ। इफ सेट ए हैज एन एलिमेंट, अगर सेट ए के पास कैसा एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है, एन एलिमेंट, एंड सेट बी के पास हमारे पास एम एलिमेंट है,
तो जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा किसका, ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी का भी उतना ही होगा जितना बी क्रॉस ए का होगा। तो उसके पास कितने एलिमेंट्स आएंगे, उसके पास एलिमेंट्स आएंगे n क्रॉस m, राइट। अगर आपके पास कोई सेट है ए जिसके पास n एलिमेंट है और b जिसके पास m एलिमेंट है, तो आपकी कार्टेशियन प्रोडक्ट के पास कितने एलिमेंट्स होंगे, n क्रॉस m एलिमेंट्स। मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व किया था तो मैंने बताया था कि अगर उसके पास 2 एलिमेंट्स है, उसके पास 3 एलिमेंट्स है, तो उसके पास 2 क्रॉस 3 एलिमेंट्स होंगे, मतलब 6 एलिमेंट्स आएंगे। वो चाहे ए क्रॉस बी की बात कर लीजिए, चाहे बी क्रॉस ए की बात कर लीजिए, इसमें दोनों की वैल्यूज जो होंगी वो इक्वल आएंगी, क्योंकि 2 क्रॉस 3 इज इक्वल टू 3 क्रॉस 2। तो अब दूसरा देखते, दूसरा नोट पॉइंट क्या दिया गया। दूसरा नोट पॉइंट है इफ आइदर ए और बी, आइदर या तो ए या तो ए या तो बी, अगर इन दोनों में से कोई नल सेट है। नल सेट क्या होता है जल्दी बताइए। नल सेट मैंने बता रखा है प्रीवियस लेक्चर्स में। नल सेट क्या होता है, नल सेट होता है एम्प्टी सेट, जिसके पास कुछ ना हो। तो नल सेट इफ आइदर ए और बी, या तो आपका ए या तो आपका बी, इनमें से अगर कोई एक अगर आपका नल सेट होगा, तो हम किस पे एग्री करेंगे कि हाँ ए क्रॉस बी जो होगा वो भी हमारा नल सेट ही, उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होंगे, एम्प्टी होगा वो। ये फाई किसे रिप्रेजेंट करता है, एम्प्टी को। नल सेट भी, नल सेट को क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट। तो ए क्रॉस बी हमारे पास क्या बचेगा, फाई बचेगा। अब सेम एट अगर इधर देख लें, इधर कुछ नहीं था, अब इधर बहुत कुछ आ गया। इधर हमारे पास कुछ नहीं था, एक भी एलिमेंट नहीं था, इधर इतने आ गए कि इनका पेट नहीं भर रहा, राइट। तो अगर ए क्रॉस बी है, इधर इनफाइनाइट, इनमें से किसी के भी पास अगर इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, और अदर जो है वो नॉन एम्प्टी है। नॉन एम्प्टी मतलब उसके पास 1 2 3 4 कुछ ना कुछ एलिमेंट हैं, एम्प्टी नहीं है। नॉन एम्प्टी का मतलब एम्प्टी नहीं है, उसके पास कुछ ना कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं। तो ए क्रॉस बी क्या होगा हमारा, ए क्रॉस बी होगा हमारा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कैसे आप सोच रहे होंगे, इनफाइनाइट होगा जैसे अगर एक एग्जांपल ले लें, a इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 डॉट, हमारा इनफाइनाइट तक जा रहा है। और b इज इक्वल टू, अगर आप कोई भी नॉन इम्पटी मतलब आप एक एलिमेंट ले लीजिए, 2 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, लेकिन इम्पटी नहीं होना चाहिए, उसके अंदर 1 2 एलिमेंट होने चाहिए। जैसे मान लेते हैं इधर आ गया 3,4, अभी समझने के लिए बस बता रहे हैं, 3,4 ले लिए, तो a क्रॉस बी हमारा क्या होगा, ए क्रॉस बी कह रहे हैं, इसमें बी क्रॉस ए मैं आपको करके दिखाती हूँ। बी क्रॉस ए कैसे करेंगे, पहले लेंगे हम एक बी का एलिमेंट लेंगे पहले ना। तो क्या हो गया 3,1, फिर 3,2, फिर 3,2 हो गया, फिर आ गया 3,3, ऐसे डॉट डॉट ऑफ करेंगे 3, इन्फिनिटी तक जाएंगे। मतलब आपके पास कितने एलिमेंट हुए, इनफाइनाइट एलिमेंट हुए। और उसके बाद अगर ऐसे 4 का करेंगे, 4,1, 4,2, 4,3, ऐसे करते हुए हम कहाँ तक जाएंगे, 4, इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो इसका मतलब इसके अंदर हमें कितने एलिमेंट्स हुए, इनफाइनाइट एलिमेंट्स हुए। तो इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। अगर n एलिमेंट है a के पास और m के पास b एलिमेंट है, तो a क्रॉस b के पास n क्रॉस m एलिमेंट्स होंगे। और अगर कोई 2 सेट देंगे जिसमें से एक नल सेट है, तो हमारे पास उसका प्रोडक्ट 5 बचेगा, मतलब उसमें कुछ भी एलिमेंट नहीं होंगे। और अगर हमारे पास दो सेट है जिसमें से कोई सा भी एक इनफाइनाइट है और दूसरा नॉन एम्प्टी सेट है, तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें इनफाइनाइट मिलेगा। मैंने इधर आपको प्रूफ करके दिखावा, अगर आप एग्जांपल के थ्रू से समझेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो ए क्रॉस बी हमारा क्या दिख रहा है, ए क्रॉस बी हमारा इनफाइनाइट दिख रहा है, राइट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए